हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो असामान्य मोलर द्रव्यमान एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड होगी और वांटाप गुणांक वांटाप फैक्टर से रिलेटेड होगी। कल हमने आपको बताया था कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान को हम असामान्य आणविक अणुभार भी कह सकते हैं, असामान्य अणुभार भी कह सकते हैं, इसे प्रेक्षित अणुभार भी कह सकते हैं और ये प्रायोगिक अणुभार भी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रायोगिक अणुभार। ये वास्तव में प्रायोगिक रूप से डिटरमाइंड होता है जब किसी यौगिक को हम जल विलायक में या किसी दूसरे विलायक में घोल देते हैं, तब उस विलयन में किसी पदार्थ का अणुभार ज्ञात किया जाता है तो वो असामान्य मोलर द्रव्यमान होता है, जो कि वास्तविक अणुभार से कम अथवा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो वास्तविक अणुभार से कम अथवा ज़्यादा प्राप्त होता है, वास्तविक अणुभार से या तो कम आएगा या फिर ज़्यादा प्राप्त होगा, उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान या प्रेक्षित अणुभार कहते हैं। ठीक है, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान या प्रेक्षित अणुभार की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का कब प्राप्त नहीं होगा। असामान्य मोलर द्रव्यमान कब प्राप्त नहीं होगा, मतलब किसी पदार्थ का सामान्य मोलर द्रव्यमान कब प्राप्त होगा। सामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सामान्य मोलर द्रव्यमान या वास्तविक मोलर द्रव्यमान कब प्राप्त होगा? वास्तविक मोलर द्रव्यमान विलयन में कब प्राप्त होगा? जब विलयन तनु होगा। क्या होगा? तनु विलयन हो तथा राउल्ट के नियम का पालन करता हो। ठीक है, किसी पदार्थ को हम जब जल विलायक में घोल देंगे तो जो विलयन होगा, तनु विलयन होगा, तो उस तनु विलयन में उस विलय का वास्तविक अणुभार ही प्राप्त होगा और वो असामान्य मोलर द्रव्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? तनु विलयन हो और राउल्ट के नियम का पालन करता हो, तो किसी भी पदार्थ का जो अणुभार होगा वो वास्तविक अणुभार ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, विलय का वियोजन नहीं हो, विलय का वियोजन या संगुणन नहीं हो। विलय का क्या नहीं हो? वियोजन या संगुणन नहीं हो, या तो वियोजन नहीं हो या फिर संगुणन नहीं हो। ऐसी कंडीशन में उस विलय पदार्थ का क्या नहीं होगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त नहीं होगा, वो केवल सामान्य मोलर द्रव्यमान ही रहेगा। ठीक है, किसी भी पदार्थ को जल विलायक में घोलने पर जो विलयन बनेगा, उस विलयन में वह विलयन कैसा होना चाहिए? तो तनु विलयन होना चाहिए और राउल्ट के नियम का पालन करता हो, तब वो किसी पदार्थ का जो अणुभार होगा वो वास्तविक मोलर द्रव्यमान या सामान्य मोलर द्रव्यमान ही माना जाएगा। वो प्रायोगिक नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब वो बदलेगा नहीं, यानी कम या ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर तनु विलयन की बजाय वह ज़्यादा सांद्र विलयन हो गया और विलय का वियोजन हो गया या संगुणन हो गया, तो फिर वो बाहर से घोला गया पदार्थ का जो अणुभार है, वास्तविक अणुभार है, वो बदल जाएगा, या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा। और ये असामान्य मोलर द्रव्यमान वास्तव में प्रायोगिक अणुभार या प्रेक्षित अणुभार होता है, जो वास्तविक अणुभार से या तो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। वो कंडीशन जब ही होगी जब असामान्य मोलर द्रव्यमान तभी प्राप्त होगा जब तनु विलयन नहीं हो और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता हो। दूसरी बात, विलय का वियोजन या संगुणन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वह असामान्य मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। किसी भी पदार्थ को विलय को घोलेंगे तो वो असामान्य मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ओके, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से कंसेप्चुअल रूप में ले जा रहा हूँ, इसको कंसेप्ट क्लियर करके ले जा रहा हूँ। अब असामान्य मोलर द्रव्यमान एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्टेन होने की दो कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? दो कॉजेज। ठीक है, दो कारण है असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होने के। पहला मैंने कारण कौन सा बताया? वियोजन। पहला कारण मैंने कौन सा बताया? वियोजन डिसोसिएशन। ठीक है, वियोजन डिसोसिएशन। कोई भी आयनिक लवण है
जब उस आयनिक लवण को हम जल विलायक में घोलेंगे तो उसका क्या होगा, आयनन होगा। क्या होगा, आयनन। इसको हम कह सकते हैं वियोजन, आयनन की जगह हम वियोजन भी कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उस विलेय पदार्थ का आयनन या वियोजन होने से असामान्य मूलक द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, वास्तविक मूलक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वास्तविक मूलक द्रव्यमान से असामान्य मूलक द्रव्यमान क्या आएगा, कम आएगा। असामान्य मूलक द्रव्यमान क्या आएगा, कम प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, 1 मोल NaCl है, 1 मोल NaCl को जल में घोला तो इससे कितने आयन प्राप्त हुए, 2 मोल आयन प्राप्त हुए, Na+ और Cl-। तो ऐसी कंडीशन में इसके आयनों की संख्या 2 हो गई तो इसका असामान्य मूलक द्रव्यमान आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक मूलक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 2 आयन प्राप्त हुए तो सामान्य मूलक द्रव्यमान इसका आधा हो जाएगा। ऐसे ही 1 मोल CaCl2, 1 मोल CaCl2 को जल में घोल देंगे तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, Ca2+ और 2Cl-। ये 2 क्लोराइड आयन और 1 कैल्शियम आयन प्राप्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में 3 मोल आयन प्राप्त होंगे तो इसके 3 टुकड़े होने पर इसका 1/3 असामान्य मूलक द्रव्यमान हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, असामान्य मूलक द्रव्यमान 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं K4FeCN का होल 6। ठीक है, 1 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जल में घोलेंगे तो पोटेशियम आयन कितने प्राप्त होंगे, 4 पोटेशियम आयन प्राप्त होंगे और FeCN का होल 6 के ऊपर 4- 1 आयन ये प्राप्त होगा, 4 आयन ये होंगे तो कितने हो गए, 5 आयन प्राप्त हुए इसके वियोजन पर। K4FeCN का होल 6 का नाम क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस 1 मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हम जल विलायक में घोलेंगे तो इसके आयनन से वियोजन से 4 आयन प्राप्त होंगे, 4 पोटेशियम आयन और 1 फेरोसाइनाइड ऋणायन, मतलब 4 और 1 आयन ये हो गया, 5 आयन प्राप्त होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसका जो असामान्य मूलक द्रव्यमान है वास्तविक मूलक द्रव्यमान से 1/5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 1/5। कुल मिलाकर के किसी आयनिक लवण या विलेय को जल विलायक में घोलने पर उसके वियोजन से या आयनन से जितने आयन प्राप्त होंगे उतना ही कम असामान्य मूलक द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो ध्यान रखें, वियोजन के कारण असामान्य मूलक द्रव्यमान कम प्राप्त होता है। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो प्रायोगिक अणुभार है उसी को असामान्य मूलक द्रव्यमान कहते हैं। असामान्य मूलक द्रव्यमान एक प्रायोगिक मूलक द्रव्यमान होते हैं। कैसे होते हैं, प्रायोगिक मूलक द्रव्यमान होते हैं। अब दूसरी बात बताएंगे कि असामान्य मूलक द्रव्यमान दूसरे किस कारण से प्राप्त हो सकते हैं। संगुणन के कारण प्राप्त हो सकते हैं। संगुणन को कहते हैं एसोसिएशन। संगुणन को क्या कहते हैं, एसोसिएशन। ठीक है, ये जो संगुणन की घटना है कार्बोक्सिलिक अम्लों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में पाई जाती है। संगुणन की जो घटना है वो किसमें पाई जाती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कौन कौन से हैं, बेंजोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। ठीक है, इसमें पाई जाती है। और किसमें पाई जाती है, एसिटिक अम्ल में पाई जाती है। किसमें, एसिटिक अम्ल में। एसिटिक अम्ल का जो अणुभार है, सूत्र है, वो CH3COOH है। ठीक है, इसका जो अणुभार है वो कितना होता है, अणुभार वास्तविक अणुभार कितना होता है इसका होता है 122 और इसका होता है 60। ठीक है, दोनों के वास्तविक अणुभार अलग अलग होते हैं। एसिटिक अम्ल का 60 होता है, बेंजोइक अम्ल का कितना होता है 122। लेकिन इन कार्बोक्सिलिक अम्लों को शुष्क बेंजीन विलायक में घोल देंगे। किसमें, शुष्क बेंजीन विलायक में। तो शुष्क बेंजीन विलायक में घोलने से क्या होगा, दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु इस तरह से हाइड्रोजन बंध बना करके आणविक संगुणन करके हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विलक बना लेंगे। जैसे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हो गया, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल ये हो गया। दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में जुड़ करके और आणविक संगुणन द्वारा हाइड्रोजन बंध से जुड़कर द्विलक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, द्विलक। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल शुष्क बेंजीन विलायक में घोलने पर द्विलक बना लेते हैं, जिससे इसका जो असामान्य मूलक द्रव्यमान होगा लगभग दोगुना प्राप्त होता है। ठीक है, वास्तविक मूलक द्रव्यमान से इनका जो असामान्य मूलक द्रव्यमान है वो वास्तविक मूलक द्रव्यमान से दोगुना प्राप्त होता है।
वास्तविक मोलर द्रव्यमान से असामान्य मोलर द्रव्यमान दुगना प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? दुगना। ऐसा क्यों? जैसे एक एसिटिक अम्ल है, वो एसिटिक अम्ल हमने ऐसे लिख लिया CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का एक अणु हो गया, ठीक है, क्योंकि एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, इसको हमने ऐसे लिख लिया। दूसरा एसिटिक अम्ल हमने ऐसे उल्टा करके लिख लिया, इस तरह से। दूसरा एसिटिक अम्ल ये हो गया। दोनों एसिटिक अम्ल ये इस तरह से आ रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं शुष्क बेंजीन विलायक में। ध्यान रखना, शुष्क बेंजीन विलायक में ही केवल द्विलक बनेगा, जल में घोलेंगे तो एसिटिक अम्ल द्विलक नहीं बनाएगा। तो शुष्क बेंजीन विलायक में एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन बंध द्वारा, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ करके, हाइड्रोजन बंध द्वारा आणविक संगुणन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आणविक संगुणन, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और आणविक संगुणन हो जाएगा जिससे क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल का द्विलक बन जाएगा। द्विलक को कहते हैं डाइमर, डाइमर बन जाएगा, जिससे इसका अणुभार है वो दुगना प्राप्त होगा, 60 की जगह 120 प्राप्त होगा। तो वो शुष्क बेंजीन विलायक में जो प्राप्त होगा अणुभार, वो असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा। क्या होगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान, जो कि वास्तविक मोलर द्रव्यमान 60 से क्या प्राप्त होगा? दुगना प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसे ही बेंजोइक अम्ल का प्राप्त करेंगे तो बेंजोइक अम्ल में क्या हो जाएगा? CH3 की जगह C6H5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह से हो जाएगा C6H5 C=OH बेंजोइक अम्ल, ऐसे C6H5 C=OH। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंध बना रही है, ऐसे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंध बना रही है, तो इसका भी द्विलक बन गया। तो बेंजोइक अम्ल का जो वास्तविक अणुभार होता है 122, उसकी तुलना में दुगना कितना प्राप्त हो जाएगा? 244 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से संगुणन द्वारा असामान्य मोलर द्रव्यमान बढ़ता है। संगुणन द्वारा क्या होता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान बढ़ता है, जबकि वियोजन द्वारा घटता है। तो ये मैंने बात की आपके आज टॉपिक असामान्य मोलर द्रव्यमान पर। अब हम बात करेंगे वान टॉप गुणांक पर। किस पर बात करेंगे? वान टॉप गुणांक। वान टॉप गुणांक, वान टॉप गुणांक को हम आयोटा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आयोटा। वान टॉप जो फैक्टर है उसको हम आयोटा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये ऐसा भौतिक कारक है जो अड़संग गुणधर्म के प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मानों के अनुपात को तुलना करता है, ठीक है। ऐसा कारक जो अड़संख्य गुणधर्म के, अड़संख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान का मतलब प्रायोगिक मान, तथा अड़संख्य गुणधर्म के सैद्धांतिक मान की तुलना करता है, उसे क्या कहते हैं? वान टॉप गुणांक कहते हैं। इसको आयोटा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आयोटा। इसको किससे व्यक्त करते हैं? आयोटा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अड़संख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान का मतलब होता है प्रायोगिक मान। कैसे मान? प्रायोगिक मान। तथा अड़संख्य गुणधर्म के सैद्धांतिक मानों की तुलना करने के लिए जिस गुणांक की आवश्यकता होती है उसे वान टॉप गुणांक कहते हैं, ठीक है। वास्तव में ही जो आयोटा का मान है, अड़संख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान कैसे प्राप्त होंगे? प्रायोगिक मान वो या तो वियोजन या संगुणन के पश्चात प्राप्त होंगे। वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या ये प्राप्त होगी, ठीक है। और अड़संख्य गुणधर्म के सैद्धांतिक मान कैसे प्राप्त होते हैं? वो वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या, ठीक है, ऐसे प्राप्त होते हैं। ओके, वान टॉप फैक्टर इक्वल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन रियल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। दस आयोटा इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। तो वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की जो संख्या होगी वो
और बटे में वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो वास्तव में बांटाप गुणांक का जो सूत्र है वो शॉर्ट में वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या को प्रेक्षित कणों की संख्या कहेंगे और वियोजन